सॉल्व करो पहला और तीसरा। सर रिकॉर्डिंग चालू हो गई क्या? हाँ हो गया, बोलो। बाद में बोलो। ठीक है कोई नहीं, ये पहला तीसरा से सॉल्व करो। हो गया। दोनों हो गए? है। सब हाँ सर दोनों। सब अपना अपना आंसर बताओ। चलो छोटी बताइए क्या है दोनों में? डी। हाँ दोनों में डी? डी है। दोनों में डी। सना तुम बताइए। मेरा पहले का डी है और दूसरे का बी है। दूसरे के बी। तीसरे का B। अनु तुम्हारा? अनु? यस सर। सर पहला का डी और दूसरा एक मिनट व्यक्तियों सर एक समाज आधुनिक समाज रूपांतरित नहीं हो सकता। दूसरा का भी डी होगा सर। अच्छा ठीक है, नगीना तुम बताओ। सर पहले का सी और दूसरे का बी। अच्छा ठीक है, निखिल? सर पहले का डी और तीसरे का डी। पहले का डी और तीसरे का डी। अच्छा ठीक है। हाँ। और शिवानी तुम्हारा? ए पहले वाले का डी है और थर्ड वाले का बी फॉर बॉल। देख लो कौन कौन, किसको लग रहा है कि मेरा गलत नहीं हुआ है? गलत तो हुआ है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। तो मैं जिनको बोला कर रहा हूँ। उनका गलत है। उनका सही है और सबका गलत है। लग रहा था, बाद में जल्दबाजी में डी बोल दिया मैंने सेकंड का। ये देखो पहला तो इधर देख। अभिव्यक्ति का सुधार करना। अरे भाई तुम्हारे दोनों गलत हुए हैं क्या नगीना? नहीं, तीसरा सही है। तीसरा मैंने बोला था ना सेकंड वाले में। अच्छा बी बोला क्या था तुमने? चलो देखो इधर, देखो भारत में अस्पृश्यता को राजनीतिक सिद्धांतकारों ने गंभीरता से ही नहीं लिया है। ये तो कितना नेगेटिव स्टेटमेंट है। राजनीतिक सिद्धांतकार आप अम्बेडकर को बोल सकते हो, तो अम्बेडकर ने क्या सीरियस नहीं लिया था उसको? भाई उसके लिए तो क्या क्या कर दिया था अम्बेडकर ने, गलत। ऐतिहासिक अन्याय किसी भी समाज में अपरिहार्य है और उसे सुधार से सदैव परे है। सदैव परे, क्या बात करें। देखो एक चीज़ नोटिस करना ना, इस टाइप की जो जीएस वाली ट्रिक इधर भी लगती है। जैसे दो ऑप्शन है ना सेम होंगे, ये देखो यहाँ पे, तो आंसर इन्हीं में से है। जब ये कट गया तो आंसर ये आ गया। तो ये भी याद रखना, यहाँ पे भी ट्रिक लगती है। ये देखो सी, देखो सामाजिक भेदभाव और वंचन की जड़ें दोस्तपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में। अरे क्या बात करें, समाज और अर्थव्यवस्था में क्या मतलब है? ठीक है, दूसरे या सिमिलर पकड़ा करो, वो ट्रिक भी लगती है। ये देखो यहाँ पे, सुशिक्षित व्यक्तियों से रहित समाज आधुनिक समाज में रूपांतरित ही नहीं हो सकता। कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट बोल दिया। ठीक है, संस्कृति अर्जित के बिना किसी भी व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण नहीं होती। एकदम सही बात है। जैसे मान लो कोई एजुकेटेड है, गाली गलौज करता है, वुमेन की रेस्पेक्ट नहीं करता, तो उसका क्या ही मतलब है? कल्चर का मतलब, संस्कृति का मतलब ये होता है कि हाँ सबसे तो स्वाभाविक सी बात है, उसके बिना क्या एजुकेशन कैसे होगा? तो बी आएगा। तो ध्यान से पढ़िए। चलो, नहीं अभी छोड़ो, अभी कर लेते हैं, अपन पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में तो पढ़े लिखे लोग ही सबसे पहले गाली देते। गलत है, तभी तो वो एजुकेटेड नहीं है ना, फिर वो एजुकेशन नहीं है ना, ये बात से अब हमेशा ये मान के चलो। तभी वो स्टेटमेंट गलत हो गया ना। चलो ठीक है, पढ़ो 11 करो परसेंटेज के क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ के करना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कभी मेरे मन में आता है मैं ऐसी क्लासेस बनाऊं, परंतु क्या ही करूं, मैं सोचता हूं कि मेरे को कौन सुनेगा। शॉर्ट्स डाला करिए भैया, शॉर्ट्स तो रीच भी बढ़ेगी थोड़ी सी यूट्यूब में।
हाँ वो बात सही है थोड़ा, जैसे शॉर्ट्स डाला अभी करिए, रामनवमी गीता के श्लोक उठा के शॉर्ट्स हाँ। डाला करिए। कंटेंट मैं बता दे रही, गीता के शॉर्ट्स उठा के डालिए उसका। और आप प्रेजेंट टाइम से रिलेवेंस करके डालना चाहिए ज़्यादा गीता का, तब रिलेवेंस ही बढ़ेगा उसका। हाँ मतलब कोई करंट कॉन्टेक्स्ट उठा के और गीता का वो श्लोक। निखिल को क्या चाहिए? सेट का डाला करिए सब, सीसेट का सेट का डालेंगे। हाँ एक एक क्वेश्चन डालेंगे, सही है वो। हाँ वो भी सही है, बढ़िया कंटेंट है वो भी। चलो देखते हैं। शॉर्ट से ना रीच बढ़ती है हाँ यूट्यूब की। शॉर्ट वीडियो से तो फर्क पड़ता है शॉर्ट। चलो करो 11 नंबर। और सर हाँ बोलो निखिल। सर आपको 15-20 मिनट का वीडियो बना डालना चाहिए, वो क्या नाम वो वाला, ये इसका ट्रिक वाले। अरे फिर वो ऐसा लगता है कि ठीक है वो चीज़ भी सही है। जितना कम मतलब मिनट का रहेगा ना उतना सही रहेगा, सब लोग देख लेंगे उस तरह, नहीं तो कोई नहीं देखता। सही बोल रहे हो। तो जब आप एक्सप्लेनेशन किया करिए ना, तो उतने टाइम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के उसी को शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया करिए। करना तो पड़ेगा, पर अभी जब इसको एक्सप्लेन करिएगा ना तो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, कोई बोलेगा नहीं बीच में। अरे अभी तो क्लास चल रही है, अभी नहीं होगा ये काम, अभी नहीं होता है वो काम, अभी तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो ही रहा है ना। चलो हुआ, और कितने लोगों से हुआ ये? जब मैंने परसेंटेज की पहली ही क्लास वो मतलब बताया था, उसमें पहली लाइन यही थी कि कैसे निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, आप सीसेट में जब ऐसे 2 दशमलव में कोई वैल्यू दिया रहता है ना, तो मोस्टली ना दशमलव में ही आंसर आता है, नहीं तो दशमलव में देता नहीं है। ये चीज़ ऑब्जर्व करना। अब मैंने जो ऑब्जर्व करा हूँ मैं बता रहा हूँ, तो आप 2 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। ये चीज़ याद रखना, ये आप ऑब्जर्व करना, पूरा सीसेट पेपर देखो, वहाँ जब दशमलव में आंसर आता है ना, तो मतलब दशमलव जब ऑप्शन दिया ही होता है, तो मोस्टली मैंने देखा है, जो अभी तक तो देखना ऑब्जर्व करना आप, कि मोस्टली दशमलव का ही आंसर आता, तो ये दोनों ऑप्शन का कोई वैल्यू है ही नहीं। ये थोड़ा ऑब्जर्व किया करो, ठीक है। एक और चीज़ ये ऑब्जर्व करना है एग्जाम में, मतलब ये पेपरों में देखना, जब देखो ना ऐसे दिया रहता है, तो अगर वो इंक्रीज ऑर्डर में, जैसे अभी देखो ये पीछे वाला क्वेश्चन देखो, इंक्रीज ऑर्डर में है सारा का सारा, ये भी देखो इंक्रीज ऑर्डर में है, तो ये चीज़ समझो कि जैसे 2 ये ऑप्शन कट गए, ये भी समझो देखो 60 से 45 आया, फिर 40 जा रहा है, फिर 37। अच्छा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है ये, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। देखो इधर करते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी स्टील के 2 भारी खंड है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है, बी को ए के शीर्ष पर रखा दिया, जैसे ए है, ठीक है, रख दिया भाई, तो वजन 60% बढ़ जाता है, ठीक है। यदि बी को ए से शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा? अब ध्यान से समझना, किसके कंपैरिजन में करना आपने, ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, जब अपन बी ए अपन कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, इसका ये 100 है और ये 60 है, ठीक है। ये तभी बोला 60% वजन बढ़ जाता है, इसका मतलब बी का है तो बढ़ा ना वजन। अब ये बोला किसके बिहाफ में निकालना है आपको, बी का ऐसे शीर्ष हटा दिया जाए तो कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। वजन कम होगा तो बी का ही कम होगा ना, तो मतलब बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100, तो बी कितना है 60%, ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ोगे तो इंटू 100, ये 0 की 0 गया। अब इसको काट लो, 4 चौका 16, ये कितना 4 1 2 15 बार चला जाएगा। इसको 4 से काटोगे 2, ये इधर कितनी बार चला गया 5, 15 में 75, 75 को 2 से डिवाइड करोगे 37.5%। याद रखना ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है ये। चलो आगे देखो, ये करो 17 नंबर क्वेश्चन करो, याद करो ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके अपन। अरे जो चीज़ मैंने बताई ना दशमलव, थोड़ा देखना इसको ऑब्जर्व करना, आपको पीवाईक्यू में चीज़ मिलेगी, तो इससे क्या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। तो एग्जाम में अगर रिक्स भी लेना है तो इस तरीके से रिक्स लेना,
उसको चीज़ें बताऊंगा सीसेट में भी। पर मेरा मानना है कि भाई सीसेट ईमानदारी से पढ़ ही लो, पास का हो जाओगे। ये चीज़ें अप डाउन नहीं तो ज़्यादा अच्छा है। पैसेज को अच्छे से कर लो। फिर भी अगर आखिरी मान लो एग्जाम में मान लो आपके पास ऐसे 4 क्वेश्चन बचे तो रिस्क ले लेना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। पर जब लो तब लग रहा है कि हाँ थोड़ा डेंजर मोड में खड़े हो, फ़ायदा मिलता है, परंतु ये चीज़ याद रखना। हो गया। सातों हो गया। सर। एक 16 भी करो, हो गया सर। 16 भी करो, 16 भी करो। हो गया। हो गया 16 भी। हो गया दोनों। बहुत फास्ट हो किया। गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। देखो इधर, जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी तब उसे बताया गया कि उसने दौड़ का केवल 80% हिस्सा पूरा किया है। तो इस स्पर्धा में इस धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना था? वो वही है, एक्स जो है इसका 80% कितना है? 12 किलोमीटर। तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो वही सेम चीज़, ये देखो 0 0 काट लो, 4 से काट लो, 4 दूना 8, 4 3 12, ठीक है। फिर 2 से इसको काट लो, 5 गुणा कर दो, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 15। इजी क्वेश्चन था, याद रखना, इसी तरीके से करना है ये क्वेश्चन। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। राजू के पास 9 जा रहा है और वह एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का केवल 75% ही है, इसलिए वह एक मित्र से 2000 रुपये उधार लेता है। अब क्या होगा? वही सेम चीज़, x इंटू 75%, ये वैल्यू कितने के बराबर है? 9000 के बराबर है। तो वही 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है। 3 से काट लो 3000, 4 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? x बराबर 12000, ठीक। अभी 2000 ले लेता उधार, उसके बाद में इसके पास कितने हो जाए? 11000, पर अभी भी क्या है? 1000 रुपये कम है उसके पास। तो राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। आंसर यही आएगा, ठीक है। याद रखना ये चीज़। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, दोनों के दोनों देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, याद रखना ये चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ो। ये करो 34 करो। अब मैं फिर बता रहा हूँ, परसेंटेज रेशियो अच्छे से सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताते जा रहा हूँ, कर लो, सी सेट हो जाएगा भाई, इसी से हो जाएगा। फिक्स है क्वेश्चन उनके, हर बार क्वेश्चन आते हैं। सी सेट बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बन जाता आराम से इजीली। हो गया सर। 380। चलो देखो इधर, किसी परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, ठीक है भाई। और यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5% का वैल्यू कितना है? 20 है। समझ में आया कोई चीज़? ये कैसी चीज़ मैंने निकाला? हाँ सर, समझ गए। तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से ये चीज़ समझना, आप पहले क्या करोगे? 1% की वैल्यू निकालोगे, 1% की वैल्यू निकालोगे तो 20 में 4 का भाग दोगे, सॉरी 5 का भाग दोगे। फिर इसको 100% की वैल्यू निकालना, तो 100 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, कर दो, 5 चौका 4। तो ये देखो ध्यान समझना, ये किसका आएगा? ये 400 जो ये आया तो है, टोटल आया है। ठीक है। तो बी ने कितने अंक? तो ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो ये ए के आएंगे, या वो मान के चलो। ये तो कुल आ गया ना सर 400। हाँ कुल आ गया, या फिर उसमें से 20 अगर आप घटाओगे तो किसका मिल जाएगा आपको? बी का मिल जाएगा, हाँ। ठीक है। तो उस तरीके से कर लोगे, आराम से हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब वही है, ये वो वाली चीज़ ही हो गई कि एक्स का इसने 5%, मतलब टोटल का 5%, बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हैं। ध्यान समझना ये चीज़।
बी ने जो है ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हैं और ये कितने के बराबर है, मतलब 20 के बराबर है। तो वही स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे इसको 20 × 100/5, तो ये टोटल आएगा। तो ये कितना है, 400 आया है। तो 400 आया तो स्वाभाविक सी बात है ये ए जो है, ये मतलब ए का मिला है अपने को, तो स्वाभाविक सी बात है बी का कितना होगा, 20 से 20 कम है ना, मतलब ए के 20 अधिक थे तो बी का कितना कम होगा, 20 अंक कम होगा, 380। याद रखना है ये क्वेश्चन आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज रेशियो। ये वाले जिसमें वैल्यू इतनी वैल्यू उसके बराबर होती है, उसका कारण ये है ना, देखो ध्यान से बने, ये दोनों चीज़ एक ही तो बोल रहा है ना। ए ने 20 से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, तो मतलब जैसे ए को मान लो 10 मिला है, सॉरी 30 मिला है, तो बी को कितना मिला है, 10 मिला है, ठीक है। अब इसी चीज़ को परसेंटेज में बोल रहा है कि बी ने जो है ए से 5% कम अंक प्राप्त किया। अब जैसे बी ने कितने कम प्राप्त किए हैं, 20, तो कितने कम किए हैं, ये बोला परसेंटेज में 5%, तो ये 20 बराबर कितने का हो गया, 5% के बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो वही चीज़ सेम चीज़ फिर इसका 1% निकाल लो, तो 20/5 से ये 1% की वैल्यू आ जाएगी कितना, 4 आई है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 400। तो ये जो 400 आया है वो ए का वैल्यू आया है, तो बी का कितना होगा, 380। अब उस तरीके से भी कर सकते हो, वो तो बात तो वही हो गई कि ए का आप 100% मान लो, ठीक है, तो बी का कितना हो जाएगा, 90%। तो उस तरीके से भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप 95 से गुणा कर लो, 95 × 4 कर लो, 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36, 2 = 38, वैसे भी आ जाएगा। वो कैसे भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अब देखो ये 40 नंबर का क्वेश्चन देखो, अब ये ट्रिक याद रखना, ये चीज़ जब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं है ये चीज़, ऑब्जर्व करनी चाहते हैं। देखो दशमलव दिया है ना, तो दशमलव में आंसर आएगा, तो 2 ऑप्शन आराम से गए आपके, ये चीज़ ऑब्जर्व करना आप, तो आंसर इन्हीं में से आएगा, ठीक है। छूट वूट वाले क्वेश्चन तो आगे एक चैप्टर आएगा, उससे पढ़ेंगे। ये अपन कर लिए थे, रेशियो का क्वेश्चन है, कर लिए थे, पर क्वेश्चन छोड़ो। तो छोड़ो, हो गया 2019 का पेपर, 2020 का करते हैं अपन। नंबर सिस्टम के उतने क्वेश्चन आते थे, अब देख यहाँ से नंबर सिस्टम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो इनका परसेंटेज रेशियो इनका भी फिर वेटेज धीरे धीरे कम होते चले जाता है। पर ऐसा नहीं, रिलेवेंसी अभी भी है, 4-5 क्वेश्चन तब भी पूछ रहे हैं वो। प्रॉफिट लॉस अभी आगे पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस पढ़े थे क्या उसमें अपन ने, बताओ रे। नहीं बताए।
चलो ठीक है, कोई प्रॉफिट लॉस आगे उसमें करेंगे अपन, एक चैप्टर आएगा पूरा। वैशाली ने दर्शन दिए बहुत दिनों बाद, धन्यवाद वैशाली, आप क्लास में आए। चलो ठीक है, कोई नहीं। चलो ये करो, 55 क्वेश्चन करो, 55 और 52 करो, दोनों करो ये, 55 और 52। करना है। हाँ 52 और 55 दोनों करना है। क्या हुआ? अरे इतना टाइम कैसे ले रहे हो? इतना टाइम से लगता। देखो किस समय अवधि में प्राकृतिक विकास दर अधिकतम थी? भाई स्वाभाविक सी बात है, जन्म दर मृत्यु दर में किस में ज़्यादा डिफरेंस था? अब ये सारा मत करने लग जाना, जो ऑप्शन दिया है उसका देखो। देखो इसमें देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में देखोगे तो डिफरेंस आ रहा है 12.6 का। फिर 1941 से लेके 51 इसमें देखोगे तो ये भी आ रहा है 12.5। ठीक है, 96 इसमें देखोगे तो इसमें बहुत 22.2 आएगा। ठीक है, और इस वाले में आ जाएगा 22.3। तो सबसे देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? डी में। अरे समझ में आया, कुछ नहीं करना था, घटाना ही था ओनली। अरे याद करो, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था उधर। 55 हुआ किसी से? इसी कोई कर दियो। अब देखो ये ट्रिक मैंने आज जो नए ट्रिक बताया, देखो यहाँ पे 10 मतलब में दिया था, 2 ऑप्शन तो गए काम से। आएगा आंसर 10 मतलब में ही। 34/7 आएगा। क्या हो गया? 34/7। हाँ वही आएगा। देखो इधर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो? एक शहर की वयस्क समष्टि में, ठीक है, 40% पुरुष है और 30% महिला विवाहित है। याद करो ऐसा ही क्वेश्चन 2012-13 में भी था। विवाहित वयस्क समष्टि का प्रतिशत क्या है यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करते और इनमें से कोई विधवा और विधुर भी नहीं है। अब देखो मान लो कि 100% फीमेल है, 100% मेल है। तो उनमें से क्या बोला, इस शहर की वैश्य समष्टि में से 40% पुरुष है और 30% महिलाएं विवाहित है। तो 100 का ये कितना, फीमेल कितनी है? 30% विवाहित है, तो 70% कैसी है? मतलब जो विवाहित नहीं है। मेल में 40% पुरुष विवाहित है और ये जो है कितने प्रतिशत नहीं है? 60 नहीं है।
विवाहित वैसे समष्टि का प्रतिशत क्या है यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती है और इनमें से कोई विधवा और विधुर भी नहीं है। तो टोटल परसेंटेज अपनी कितनी है, मतलब टोटल पॉपुलेशन देखोगे तो 200 में से कितना परसेंटेज विवाहित है? 70। इस तरीके से करोगे तो 35 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये तरीका नहीं है, कुछ गलत तरीका अपना रहे हैं अपन। सर यही तरीका में, लेकिन 30% ही विवाहित है ना, क्योंकि महिलाओं को दिया हुआ है तो उतने ही पुरुष विवाहित होंगे। एक से ही शादी करना है, कंडीशन भी है, ना कोई विधवा है ना विधुर है। नहीं तो आप चलो ठीक है 30% लें 200 में से, तो ये तो नहीं, फिर भी गलत आएगा ना। या फिर आप 30 का कितने में से 70% में से, इसका आंसर कितना आ रहा है सर? आंसर कितना आ रहा है? 34 सही 2/7। सर रेशियो लेके देखो ना, हाँ ये रेशियो लेके करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। 4 और फिर 3 × 40 4 × देखो ध्यान से देखो इधर, ये क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। आपको ये बोला कि एक शहर की वैसे समष्टि में 40% पुरुष है और 30% महिलाएं विवाहित है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा रेशियो लेना पड़ेगा जिससे, ताकि जैसे मान के चलो कि टोटल पुरुष, जैसे अपन 100 मान रहे थे, आप टोटल पुरुष 100 मत मानो। जैसे इसके लिए मान लो मैंने 300 पुरुष माना, 300 पुरुष का 40% निकालो। सर इसको ऐसे लिख लेंगे ना, m × 40 = f × 30। हाँ रुको सुनो सिरी, अब देखो ये चीज़ समझो, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एक प्रत्येक महिला एक प्रत्येक पुरुष से विवाहित है, परंतु ये अपने को एग्जैक्ट पता नहीं है कि महिलाएं कितनी है पुरुष कितने हैं, पर अपने को ये रेशियो लेना पड़ेगा ताकि इन दोनों का वैल्यू सेम आए। क्योंकि भाई एक व्यक्ति से, तो ये देखो ये कंडीशन दी है, कोई भी एक से ज़्यादा से विवाहित नहीं है, तो इसका मतलब पुरुष अपने को कितने लेने पड़ेंगे, 300 लो, तो 40% निकालोगे तो इसका कितना आएगा, 120। अब महिलाओं का सोचो, टोटल पॉपुलेशन लो आप 400 का 30% निकालोगे तब 120 आएगा ना। तो 120 महिलाएं 120 पुरुषों से विवाहित है, एकदम सही बात है, ये कंडीशन भी दिया, कोई भी महिला एक से अधिक से पुरुष से विवाहित नहीं करती और उनमें से कोई विधवा और विधुर भी नहीं है। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 700 हो गई है। 700 में से कितने लोग विवाहित है, 240 × 100 डिवाइड, 7 से डिवाइड करो, 7 × 21, 3 बचा, 7 × 28 पे कितना बचा, 2/7, मतलब सी आंसर। ये है ना, इस पे इम्पोर्टेंट लगा लेना ये वाला क्वेश्चन, और याद करो जो 2012 या 13 का किए थे, वो दोनों क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि इन क्वेश्चनों में कुछ कॉन्सेप्ट है। और ये क्वेश्चन आपको जब एग्जाम देखने जाओगे उससे एक दिन पहले जरूर देख के जाना, तो इम्पोर्टेंट लगा लेना। 12 वाला सर दिया था, ग्राफ में दिया था। ग्राफ पे नहीं, उसमें भी ऐसा ही बोला था, याद करो वो क्वेश्चन भी अच्छा था, उसमें भी कॉन्सेप्ट है। चलो ठीक है 57 करो सब लोग फटाफट। ये तो अब क्या 2024 में भी आया इस टाइप का क्वेश्चन।
यही सेम क्वेश्चन अब की बार 2024 में भी आया है, परसेंटेज का ही, उसमें प्रॉफिट लॉस का ही था बाप। हुआ किसी से क्वेश्चन? इसमें दो दो चीजें हैं। अरे बताओ, हुआ कोई? सर करा दीजिए। अब उठा के फेंक दूंगा, इजी क्वेश्चन है ये। इजी तो है सर। तो फिर क्यों नहीं हो रहा? तो इजी है तो। नहीं, ये कुछ इसमें वो हो गया। किसी से हुआ? रुको। अरे सबको सांप सूंघ जाता है तुम लोगों को। निखिल लाइट चलेगी क्या? नहीं, लाइट है। तो दिमाग की लाइट जलाइए और इसका क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अरे करवा चुका मेरा हूँ तो जब मैंने ज्यादा आ रहा है। एनसीईआरटी पढ़ाया था तब भी करवाया था ये चीज़। चलो देखो, इतना टाइम नहीं है। देखो 250 की एक धनराशि है एक्स वाई और जेड में के अनुपात में वितरित किया जाना है। अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच अंतर क्या होगा? देखो पहले तो आपको इसको रेशियो में दिया, तो रेशियो में इसको सोल्व करो। तो एलसीएम लो 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा? 12 आपने एलसीएम लिया। ध्यान समझना, एलसीएम लेके करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है? क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा ना कौन बड़ा है कौन छोटा है यहाँ पे। ठीक है। फिर 2 का लिया, 6 बार गया, 2 का 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है? इसका लोगे तो ये कितने बार? 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा करोगे 9 आ जाएगा। इसका 2 बार जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है? ध्यान से समझना ये चीज़। अब ये स्वाभाविक सी बात है, ये सबसे वो नीचे है, 12 तो सबका इक्वल होगा तो 12 कट जाएगा, ठीक है? याद रखना ये चीज़। तो स्वाभाविक सी बात है 6 9 10 आया अपने पास, 6 9 10, ठीक है? तो ये बोला अधिकतम अंश जिसका रेशियो ज़्यादा होगा उसी को मिलेगा, और सबसे कम किसको मिलेगा? जिसका रेशियो कम है। तो इसमें कितने का अंतर है? 4 का, ठीक है? ध्यान से समझो। ये टोटल कितना हुआ? 10 9 19 19 25, तो 2500 में से ध्यान समझना, निकालना किसका है? दोनों का अंतर निकाला ना, अधिकतम और न्यूनतम का अंश का। तो ये आएगा ऊपर, टोटल अनुपात आता नीचे। क्या इजी क्वेश्चन है, इसके बाद भी तुम लोग। क्या सर ये निकाल तो लिया था पर नीचे ना 25 नहीं लिखा था। अच्छा, तो कौन लिखेगा 25? भाई ये टोटल राशि टोटल है तो टोटल का अनुपात आता है ना यहाँ पे, और यहाँ पे आता जो अनुपात निकालना है। नोट्स पढ़ाया था तब करवाया तो था ये चीज़। ऐसे कर दिया, नीचे 12 आ रहा था जो। हाँ यही करोगे। और जाको मैंने जिस दिन नोट्स पढ़ाया था उस दिन सिखाया भी था ये चीज़। भूल गए सर, अभी तो एग्जाम भी नहीं आया। चलो एक बार 70 नंबर क्वेश्चन करो। इस पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। नहीं पता इम्पोर्टेंट इन अगर ऑप्शन मेथड से करोगे तो इजी है, ऑप्शन मेथड से ही होगा ये क्वेश्चन। तो आप अपना दिमाग मत लगाना इस क्वेश्चन में, ऑप्शन मेथड से ही सॉल्व करो। ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन मेथड से करना है इसको, तभी बना पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं बनेगा। ऐसे बनेगा पर तो बहुत डिफिकल्ट होगा फिर। हो गया सर, ये हो गया। कितना आ रहा है आंसर तुम्हारा गिना? 40। ऑप्शन मेथड से ही करना है इसको, ठीक है? ऐसे नहीं होगा। देखो इधर, चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलो चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य क्या था? अब देखो यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे तो भाई सीधा सीधा आ रहा है। कितना है? 6 दूनी 12,
मतलब 1 किलो वैल्यू आ जाएगा कितना, 200 रुपये। ठीक है, अब ध्यान से समझो ये चीज़। अब ये क्या बोला कि मतलब चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप, तो जो 25% बढ़ा दिया अपन ने, तो यहाँ में से अपन देखेंगे किसका जो है 25% बढ़ाने के बाद में कितना हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है। ठीक है, देखते हैं 40 का जैसे अगर आप 25% बढ़ाओगे, 25 चौका 100, ये कितना 10, नहीं कुछ तो रुको 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 1 मिनट, कुछ तो गलती कर रहे हैं अपन। 1 किलो कम बोला है सर। अच्छा हाँ, वही 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 तो मैं देखो ध्यान से। हाँ, तो इसका मतलब है सब एक ही बात है कि अपन 6 किलो ज़्यादा खरीद पा रहे होंगे पहले। तो 1200 रुपये में 40 से अगर डिवाइड करोगे तो पहले कितना आ रहा था यहाँ पे, 30 किलो। हाँ 30 kg आ रहा था। और अब जो है सब एक सी बात है कि 25% की वृद्धि, तो 40 में 25% की वृद्धि करोगे आप, तो ये 25 चौका 100, 40 10, मतलब 10 रुपये और बढ़ गया है। 10 रुपये बढ़ गया मतलब 50 रुपये। 50 रुपये में आप खरीद रहे हो तो अब कितना आ रहा है, 5 दूना 10, 5 चौका 20, देखो 6 किलो कम हो गया ना, आंसर 40 रुपये। तो ये क्वेश्चन है ना ऑप्शन मेथड से ही होगा, और कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, याद रख लेना। ऑप्शन में सर आप अभी ट्रिक बताए थे ना कि जो इंक्रीज ऑर्डर में होता है उसका क्या था? नहीं, वो इंक्रीज ऑर्डर वाला नहीं था, इंक्रीज ऑर्डर दिया है। मैंने वो नहीं, इंक्रीज ऑर्डर का मैंने बताया था कि जहाँ दशमलव में दिया रहता है तो उसमें से आंसर दशमलव में ही आता है। जो 2 ऑप्शन फिक्स वाले दे रहे थे ना, वो आंसर नहीं होते, ये देखना, आप ऑब्जर्व कर लेना, किसी भी ऑप्शन में देख लेना जाके। चलो ठीक है, ये हो गया पेपर। अब 2021 करते हैं। आज कंप्लीट ही करते हैं इसको। ये तो सब कर चुके थे अपन। ये करो 16 नंबर क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यही क्वेश्चन आगे जाके भी आएगा। हो गया सर। हो गया, हाँ कितना आ रहा निखिल आंसर? 5। और किसी का आया 5 आंसर? तो इसको तो रट लिया है सर। अरे आंसर मत रटो, क्वेश्चन सोल्व करो। नहीं क्वेश्चन ही मतलब बहुत बार सॉल्व किया। अच्छा अच्छा, मेरे 4 क्यों आ रहे हैं? चार क्यों आ रहा, कुछ गलती कर रहे होंगे। देखो इधर, एक बालक जो है गेंद से खेल रहा है, ठीक है,
और वह गेंद 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिरा था। तो ये याद रखना कि जो सेंटीमीटर में चेंज कर लेना पहले, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है। सही तो है, ये हो गया। 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको 100 से गुणा करोगे। ठीक है। प्रत्येक बार जब भी गेंद ज़मीन से टकराती है तो वह पूर्ववर्ती ऊंचाई की 4/5 तक उछाल लेती है। तो भाई सब की बात है, 150 का 4/5 निकालो आप, 30, 120 आ गया। फिर उसके बाद में ध्यान समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में भी आएगा आगे जाके एक बार। फिर उसके बाद में 4/5 पर आपको कहाँ रुक जाना है, पूर्ववर्ती ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से कम हो तो गेंद नहीं उछलती है, तो आपको यहीं तक रुक जाना। गेंद की उछाल रुकने से पूरी गेंद कितनी बार ज़मीन से टकराती है, पहली बार टकराई तो ये इतना पहुंचा। फिर उसके बाद में 5 दूना 10, 5 चौका 20, तो ये कितना, 4 एकम 4 चौक 16, 4 दूना 8, 96। ठीक है। फिर 96 इंटू 4/5। ठीक है। फिर इसको करोगे 5, 1, 4, मतलब 46 हो ना, मतलब ले लो उसको, 45 ले लो, 19 गुनी 38 गुनी 57 गुनी 76 गया, 2 बार 3 बार, 76 इंटू 4/5 करो आप, 5 एकम 5, 2 5 25, 15 ले लो, 15 चौका 60। ठीक है। 4 बार। फिर उसके बाद 60 इंटू 4/5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 12 चौका 48। तो यहीं पे रुक जाएगी वो। ठीक है। इसके आगे मतलब, अरे 48 तो तब आया ना जब मैंने यहाँ एक एक कम कर दिया। अगर आप एक कम नहीं करोगे ना तो 50 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। समझ में आया? तो टोटल कितनी बार हुआ, 5 बार। अरे समझ में आया? हो गया। हाँ सर। ठीक है। तो याद रखना, ऐसे हो गए सॉल्व। चलो आगे बढ़ो, ये आगे जाके भी क्वेश्चन आएगा, ये वाला सेम डिक्टो क्वेश्चन। ये करो, 30 नंबर करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। परसेंटेज रेशियो मिला के कंबाइन करना हुआ। और यस सर। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ये चीज़। देखो, किसी विद्यार्थी परीक्षा के 6 प्रश्न पत्रों में बैठता है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि आप 10th बोर्ड देते हो, सब मान लो कि 100 नंबर के थे। ठीक है। आगे क्या बोला, इन प्रश्न पत्रों में उसमें प्राप्तांक जो है 5:6:7:8:9:10 के अनुपात में है। ठीक है, प्राप्तांक है उसके। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए हैं। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं? वही सेम चीज़। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब तो ध्यान से समझो कि टोटल मान लिया कि अपन ने 100 नंबर के थे,
100, 200, 300, 400, 500, 600। तो 600 नंबर का 60% कितना होगा? 60% निकालो 360। ठीक है, कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए, मतलब टोटल उसको 360 नंबर मिले। ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे देखो, इसी को ही आपको जो है अनुपात में डिवाइड करना है कि 360 तो मिला है, तो ये बोला कुल में उसने कितने प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक 60% से कम अंक प्राप्त किए, मतलब है 100 में से उसने 60 से कम कितनों में प्राप्त किए हैं। अब देखो ध्यान से समझना, ये टोटल है, ये टोटल का वैल्यू, तो टोटल अनुपात इधर आएगा, तो इनको जोड़ो। 5, 6, 11, 11, 7 कितना हो गया? 18, 18, 8, 26, 26 और 9 कितना हो गया? 35, 35, 10, 45। ये 45 का वैल्यू है। अब अपने एक एक के वैल्यू निकालते जाओ। ये 5 का निकालना है अपने को, तो ये देखो काट लो इसको। 5 नाम 45, 9 चौका 36, ये इस कितना मिला? 40 नंबर। हाँ डिवाइड भी करके फिर एक की निकाल के सबसे मल्टीप्लाई करते हैं ना। हाँ, वो भी कर सकते हो। हाँ हाँ, एक का आप एक का वैल्यू निकाल लो, एक का निकालो, फिर इससे गुणा कर दो। बात तो वही है, गुणा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो ये अब ये 60% से कम मिला ना इसका मतलब, तो ये एक है जिसको 40 मिला है। आगे देखो 6 से निकालो, जैसे मान के चलो यहाँ पे 6 माना, ठीक है, तो सबसे अच्छा है कि इसको ही डिवाइड कर लो डायरेक्ट, तो उससे हो जाएगा। मतलब देखो 360 है ना, तो इसको 5 से काटो, 5 नाम 45, इसको 5 से काटो, 5 7 35, ठीक है, 5 दूना 10, 72, फिर 9 8 72, तो 8 6 48, ये मतलब 8 रेशियो आ रहा है। अब 8 से गुणा करते जाओ, ये आया 48, फिर इसको गुणा करो, 7 8 56, ये भी 60% से कम है, मतलब 60 नंबर से कम है। हाँ, 9 9 8 72, ये ज़्यादा चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं, तो इसका मतलब 60 अंकों से कम कितने हैं? 3 ही है, तो आंसर 3। आप बोलो क्या बोले थे लोग? पर इस मेथड से नहीं आया। क्या हो गया? आंसर मेरा भी 3 ही आया था, पर इस ऐसे नहीं आया है, दूसरे तरीके से आया। नहीं, फिर वो दूसरा तरीका गलत है। जो रेशियो जो होता है, जो इस तरह रेशियो रहते हैं, तो इसको 5/6, 6/7, 8, 9, 10 करके नो, वो नहीं है, यही तरीका लगेगा इसमें, वो गलत तरीका है। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे थे अनु तुम? नहीं सर, बस तो उसी में बोल रही थी कि डायरेक्ट काट लेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर निकाल हाँ, लेंगे। वो वाली बात है, सही बोल रही हो, तो हो गया। चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था 46, ठीक है, तो लॉजिक वाला क्वेश्चन था। आगे देखो, ये करो 54, ये सबसे बनने चाहिए परसेंटेज इक्वेशन। हो गया, 380 आएगा क्या? क्या हो गया? मेरा भी हो गया। क्या हो निखिल, क्या बोल रहे हो? अरे अभी तो किए, अरे वही सेम क्वेश्चन है जो पिछले 2018 वाला, कितने 2019 वाले पेपर में जो किए थे, वही क्वेश्चन है सेम से। तो देखो कैसे कॉपी पेस्ट होता है क्वेश्चन। 2019 के क्वेश्चन याद आया, वो 5% वाला। 95/5 ही था, तो हाँ, वही क्वेश्चन है ये। सोचो देखो कैसे रिपीट होता है। देखो एक परीक्षा में P ने Q से 40 अंक अधिक प्राप्त किए और Q ने P से 40% अंक कम प्राप्त, वही सेम क्वेश्चन है। मतलब 10% का वैल्यू कितना है? 40, तो वही 1% का वैल्यू निकाल लो। 1% का वैल्यू कितना आ रहा है? 4, तो 100% निकाल लो। या 10% का मतलब डायरेक्ट 9 का निकाल लो, 90 का 90% का निकालो, कितना आ जाएगा? 360, आंसर आ गया। सोचो, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, मतलब आंसर इन द सेंस कुछ भी अंतर नहीं है, क्वेश्चन डिक्टो कॉपी पेस्ट है। इससे ज़्यादा क्या लोगे आप लोग PYQ से? चलो, फिर भी PYQ नहीं करते हो तुम लोग।
अच्छा, फिर भी गलत होते थे तुम लोग इतनी बार कराने के बाद भी। चलो करो, 63 करो। ये अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आगे जाके ये क्वेश्चन रिपीट भी होगा। हो गया सर। हो गया? कितना उत्तर आ रहा है? 2। अच्छा, चलो देखो इधर ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 बिंदु है, पी क्यू आर एक सरल रेखा पर है। देखो ये 3 बिंदु है, सरल रेखा पे इस प्रकार है कि पी क्यू के बीच में जो अनुपात है, मतलब ये 3 है, ठीक है, और क्यू आर के बीच में जो है वो 5 है, ठीक है। यदि पी क्यू और पी आर, तो समझ बात है, पी आर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। तो ये क्या बोला? पी क्यू और पी आर के संभाव्य मानों की संख्या n है, तो n किसके बराबर है? ये समझ में आया क्वेश्चन किसी को? तुमने कर कैसे लिए बताइए, बताओ चलो। नहीं सर, हाँ बोलो बोलो। सर बोल रहे हैं ना ये क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया, जबकि इसको ये पूछना चाहिए था कि एन किसके बराबर, यानी एन का मान निकालने कर रहा है, तो वो तो निकलेगा भी नहीं। इसको पूछना अरे चाहिए नहीं, मतलब प्रोबेबल मान मतलब आप देखो यहाँ पे, मैं वही तो चीज़ समझ नहीं है इस क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे जाके भी रिपीट होगा क्वेश्चन। देखो एक तो तरीका जैसे मैंने ये रखा, देखो इधर, सर मैं बताऊं? रुक जाओ छोड़ो। देखो इधर पी क्यू 3 है, क्यू आर है 5, तो एक इस तरीके से आपका मान आ जाएगा ना। पी क्यू का मान यहाँ पे कितना है? 3। पी आर का मान कितना आ जाएगा? हाँ, ये मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लेके चलोगे। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको। सर मैक्सिमम में 8 आएगा और हाँ, मिनिमम में 2। अब देखो, अब ध्यान समझो, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो पी और क्यू, मेरे को ये इसलिए बोला भाई कौन किधर है, ठीक है। अब आगे मैं क्यू और आर के बीच में दूरी दिया है, तो मैंने ये भी लिख सकता हूँ आर, ये यहाँ पे, तो ये 2 बचेगा। समझ में आया? अब देखो पी क्यू का वैल्यू तो यहाँ पे 3 ही आएगा, और फिर क्या बोला? पी आर का वैल्यू 2 आएगा। मुझे बताओ इसमें क्या गलत है? अब इसके अलावा तुम बना के बता दो, इसके अलावा कोई बनेगा नहीं केस, तो आपको पहला केस और दूसरा केस, तो 2 ही केस बनेंगे इसमें, याद रखना। अरे समझ में आया? मिनिमम मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है पी आर की? 8, और मिनिमम कितनी आ सकती है? सर सरल रेखा में ये वही हो गया ना, इसको भी 3 तरीके से हाँ, अरेंज कर सकते हैं, वो वाला क्वेश्चन है। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले, ठीक है। तो ये है रेशियो, पर उस टाइम में मैंने करवा दिया था, वो बेसिक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। इसमें 2-3 क्वेश्चन है। पहले आप लोग करो ये वाला क्वेश्चन, 74 करो और ये 78 करो। 74 और 78 करो फटाफट। ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है डायरेक्ट। 74,
78 हो गया। हो गया। अच्छा, ये पाई चार्ट बना के करना है ना 74 वाला। करो। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, आरटी क्लास के एनसीईआरटी का। हो गया लेकिन 74 नहीं हुआ। क्या हुआ निखिल? 78 हो गया, 74 नहीं हुआ। अरे पढ़ो, इजी क्वेश्चन है 74। चलो देखो इधर ध्यान से देखो। एक वर्त आरेख पाया आरेख मानव शरीर में प्रोटीन, जल तथा अन्य सूक्ष्म तत्वों के प्रतिशत के विवरण को दर्शाता है। देखो ये है, अब इसमें 3 चीज़ें हैं। ये दिया कि प्रोटीन 16% है, तो 16% ये बना दो, ठीक है, 16% तथा 70% जल है। अब ये समझना, ये 100% में ही है टोटल, 360 मत करने लग जाना। तो ये 16% है, 70% लगभग इतना हो जाएगा, ठीक है। ये जल हो गया आपका 70%। अब जो बचा जो अन्य क्या होगा, शुष्क तत्व होगा ना, प्रोटीन आ गया, जल आ गया, तो अन्य शुष्क तत्व होगा, तो वो कितना होगा, 70, 86, 14% होगा वो। यदि प्रोटीन तथा अन्य शुष्क तत्व दोनों को मिलाकर पी खंड मिलता है, प्रोटीन तथा इस दोनों को मिलाकर मतलब 30%, दोनों को जोड़ दो 30%, दोनों को मिलाकर पी प्रतिशत। तो वर्त आरेख में पी को निरूपित करने वाले तिरछे खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना होगा? 360। हाँ ये पर नहीं, सुनो तो सही इधर। अब ये 30% जो है कितने के बराबर होगा, ये अपने को बताना है, कितने डिग्री। हाँ ये चीज़ समझना। तो यहाँ पे जो 1% है वो कितने डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब देखो 100% जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री को, ठीक है। तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 360/100। तो अपने को कितना वैल्यू चाहिए, 30% का, मल्टीप्लाई 30%। तो 0 0 0 0 36 दिया, 3 से 108 आ गया आंसर। और सर मैं ना माइनस कर लिया, उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। अब ये क्वेश्चन देखो इधर। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% ह्रास होता है और फिर नए मूल्य में 25% वृद्धि होती है, तो मूल्य में नेट परिवर्तन। याद रखना, जब सेम ही चीज़ की बात कर रहे हो तो परसेंटेज वाला लगा दो। 20% का ह्रास तो माइनस, ये वृद्धि हो रही है 25 का प्लस आएगा, फिर ये वाली नेगेटिव के कारण नेगेटिव आ जाएगा। 20 × 25 अपॉन क्या आ जाएगा नीचे 100। 25 चौका 100, 4 पंजे 20, -20 -5 -25 प्लस का 25 मिले कितना आ गया 0 आंसर। याद आया परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला, बताया था कि आगे जाके भी आएगा इससे क्वेश्चन। चलो ठीक है, फटाफट करो ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इक्कीस तक हो गया ना, कल 22, 23 और 24 कर लेंगे, हो जाएगा कल कंप्लीट। करो फटाफट ये क्वेश्चन। फिर से बताइए एक बार भैया। कौन सा, ये वाला? हाँ। देखो इसमें क्या है, क्या समझ में नहीं आया इसमें, बताइए। अरे 0% अरे देखो ध्यान से समझना, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, x + y + x × y/100 होता है। परंतु जब ह्रास में होता है तो नेगेटिव लेते हैं, तो ये लेंगे अपन नेगेटिव, -20
देखो यहाँ -20 हुआ, ये वृद्धि हो रही है तो प्लस में लेंगे, +25। अब ये देखो, ये इसके कारण माइनस में आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में तो माइनस आएगा। तो ये 20 × 25/100, 25 चौका 100 गया, 4 से काटोगे 5 आ गया। अब ये देखो माइनस के 20 और माइनस के 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया, -25 और प्लस के 25 तो गए तो 0 आ गया ना। ठीक है, इधर देखो 80 नंबर। अब एक व्यक्ति इसको अगर ऐसा देखे करे तो 100 रुपए ले लिया, उसमें से मतलब 20% हानि है तो 20 घटा दिया, 80 बचा, फिर 80 में 25 जोड़े तो नहीं, ये परसेंटेज चेंज वाला उस तरीके से नहीं होता क्वेश्चन, यही तो सीखना हो, तभी तो फॉर्मूला बनता है। वो ऐसे बन जाएगा परंतु वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखो चलो मैं वो तरीका बता देता हूँ, आप जो सोच रही हो ना। ये तेरी तो खुल जा भाई, सिम खुल जा। ठीक है, खुल गया। देखो इधर आप जो सोच रहे हो ना वो क्वेश्चन में देखो, परंतु ठीक है देखो कोई नहीं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% ह्रास होता, मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ थी और वो 80 रुपये में, 20% तो भाई 80 रुपये की होगी, और फिर नए मूल्य में 25% वृद्धि होती है। अब इसको 25% बढ़ाओगे आप, ठीक है, 25 चौका 100, 4 तो 20 रुपये बढ़ा, तो 20 रुपये बढ़ा तो स्वाभाविक सी बात है वापस कितना पहुंच गया, 100 रुपये। तो मूल्य में नेट परिवर्तन कितना हुआ, अब भी कितने का ही है परिवर्तन, 0। तो ऐसे भी कर सकते हो, उस तरीके से कर सकते हो, याद रखना। चलो ठीक है, आगे देखो। यदि एक व्यक्ति किसी कार्य के 7/8 अंश को 21 दिन में पूरा करता है, तो वही है भाई 7/8 अंश बराबर 21 दिन में पूरा करता है, तो टोटल आ जाएगा ना। टोटल कितना कार्य है, 21 × 8/7, 73, x बराबर 24। अब ध्यान समझना, यदि कार्य की मात्रा में 50% की और वृद्धि हो जाए, तो मतलब सभी सी बात है, पहले 24 दिन और था, 12 दिन और बढ़ गया, तब टोटल दिन कितने हो गए, 36। मतलब कार्य जो है, कार्य बता रहा हूँ, तो ये 36 हो गया है। तो उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे। अब सोचो आप लोग कि ये जो है कितना x का 7/8 अंश जो 21 दिन में पूरा कर रहा था, टोटल कार्य था 24, अब हो गया 36। तो आप सोचो कि अभी आपको ये देखो 21 दिन में इतना कर पाया था, अब स्वाभाविक सी बात है इतना और बढ़ गया है। कितना मतलब, पहले 21 कार्य को 21 दिन में पूरा करता है। रुको इधर देखो, समझो, ध्यान से, इजी क्वेश्चन है, होगा ऐसे। देखो एक व्यक्ति किसी कार्य का मतलब ये कार्य का 7/8 अंश करता है, 21 दिन में पूरा कर रहा है, ध्यान से समझना। तो स्वाभाविक सी बात है ये टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 21 × 8/7, तो ये करोगे 3, x बराबर 24। तो मतलब कार्य का टोटल जो कार्य था 24 का, उसका 7/8 अंश जो है ये कर देता है, 21 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, अब ये आगे बोल रहा है कि यदि कार्य की मात्रा में 50% की और वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो स्वाभाविक बात है कार्य 50% बढ़ाओगे, मतलब इसका 12 बढ़ाओगे 36 हो गया, कार्य टोटल 36 हो गया, ध्यान से समझना। तो उसे कार्य समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे, और की बात कर रहा है, तो 21 दिन तो ऑलरेडी लग चुके हैं। अरे समझ में आया। अब स्वाभाविक सी बात है 21 दिन तो ऑलरेडी उसको लग चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इसी कार्य को करने में उसको और कितना दिन और लगेगा, 15 दिन जोड़ोगे तभी तो पहुंचेगा 36 पे। 18 कैसे आएगा, गलत आ रहा होगा मेरा। आंसर क्या कर रहा है? अरे समझ में आया ना, 21 दिन में इतना कार्य कर रहा था, अब सोचो कि अब 36 कार्य हो गया है टोटल, 21 दिन में तो 15 दिन और लगेंगे ना। ठीक है। अरे समझ में आया, कुछ बोलोगे यस सर। भाई। 21 दिन में तो वो 7/8 अंश कर ही चुका था, 1/8 का अंश का कितना वैल्यू है, 1/8 अंश का मतलब जो कार्य बचा था वो 3 दिन का तो कार्य बचा था उनके पास, परंतु बोला कि 50% की और मात्रा में वृद्धि कर दी जाए। 50 मतलब 24 था टोटल कार्य, उसमें से अगर 12 दिन मतलब आधा 50% की वृद्धि कर दोगे तो 27 12 और जुड़ जाएगा, तो ये टोटल 36 हो जाएगा, 36 कार्य हो जाएगा।
जब 36 कार्य स्वाभाविक सी बात है हो जाएगा, तो 21 दिन में तो इतना तो कर ही चुके थे अपन, 7/8 टन। अब कितने दिन में कंप्लीट होगा? 15 दिन और चाहिए ना इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए। तो उसे उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे? तो ऐसे काट दो, 15 आएगा। ठीक है, ध्यान समझना इस चीज़ को। चलो ठीक है, अब अपन को शुरू करना ज्योग्राफी।